तो हाँ भाई, कैसे हो सारे? आ गए। स्वागत है आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल वंडरिंग पाए पर। ठीक है, मैं हूँ आपका अरमान भैया। एंड आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, इस चैप्टर को हम आपके सीबीएसई के हिसाब से भी पढ़ने वाले हैं, आपके एनसीईआरटी के हिसाब से भी पढ़ने वाले हैं, आपके स्कूल के हिसाब से भी पढ़ने वाले हैं। और मेन बात, इन सब के अलावा हम इस चैप्टर को एनएसओ या फिर ओलंपियाड लेवल के हिसाब से भी पढ़ने वाले हैं। तो अपन एकदम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, आपको उतना ही पढ़ाएंगे जितना आपका 9th में आपको पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज का हम अब देखो, इस वाले चैप्टर को है ना, मैं छोटे छोटे लेक्चर्स में डिवाइड करके पढ़ाऊँगा। ठीक है, ताकि आपको भी देखने में इजी रहे। एंड लास्ट में एक लंबी वन शॉट अपलोड कर देंगे सारी वीडियोस को कंबाइन करके विद टाइम स्टैम्प्स, ताकि रिवीजन में आपके लिए इजी हो जाए। ठीक है, तो आज का हमारा क्या क्या टारगेट है। आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा बेसिक होने वाला है। ठीक है, आई होप आप सबको आज का लेक्चर आता ही होगा। तो जिन्होंने पहले से ये चैप्टर पढ़ रखा है उनको मैं बोलूँगा आप 2x पे बस लेक्चर को सुन सकते हो। ठीक है, हो सकता है आपको एक आधी बात नहीं पता लग जाए, बाकी अब सुन सकते हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ेंगे, क्या चल रहा था। ठीक है, एंड उसके अलावा फोर्स और उसके एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तो हमारी मेन बात होने वाली है, फोर्स और उसके एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ना। तो ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जो हमारा चैप्टर होने वाला है उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, यानी कि हमारे कंटेंट्स क्या क्या होने वाले हैं। तो एक बार उसको जल्दी से लिख लेते हैं, है ना। नोट्स बना लेना साथ साथ, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, बाकी आपकी मर्ज़ी रहती है। तो सबसे पहले फोर्स और मोशन के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है, फोर्स और मोशन के बारे में। दूसरी चीज़, हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के नाम में ही है। ठीक है, शॉर्ट में इसको एनएलएम लिख लेंगे। एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर बेसिकली हम कुछ लॉस पढ़ेंगे। तो उसके अंदर क्या क्या टॉपिक होंगे, एक तो होगा इनर्शिया ऑफ बॉडी एंड इनर्शिया ऑफ मास। ठीक है, और उसके अलावा मोमेंटम होगा। एंड उसके अलावा फोर्स एंड एक्सेलरेशन भी आ जाएगा हमारा इसी के अंदर। एंड ठीक है, उसके अलावा हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसके अलावा हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिल्कुल बेसिक लेवल पर पढ़ेंगे। एंड उसके अलावा हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। तो ये आपके पूरे चैप्टर का ओवरव्यू हो गया, है ना। आपके पूरे चैप्टर में हम बेसिकली इन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे, इनके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। एंड ट्रस्ट में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस सब। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में देखो, जो मैंने आपको मोशन का, अगर आपने मेरा पहला लेक्चर देखा हो तो उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि मैकेनिक्स फिज़िक्स की एक बहुत बहुत बड़ी ब्रांच है ना। मैकेनिक्स एक फिज़िक्स की आप कैटेगरी मान सकते हो, है ना। जैसे फिज़िक्स अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है। आपके एग्जांपल के लिए हो गया आपका, एक तो मैकेनिक्स ही हो गया, है ना। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, है ना, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक से रिलेटेड। ठीक है, एंड ऑप्टिक्स से रिलेटेड। ठीक है, तो ये सब आपकी फिज़िक्स की कैटेगरीज हैं। तो उसके अंदर ही एक काफ़ी बड़ी कैटेगरी है मैकेनिक्स। बेसिकली आपकी जो 11th होती है ना, वो मेनली मैकेनिक्स पे बेस्ड होती है। ठीक है, एंड मैकेनिक्स, ठीक है, तो मैकेनिक्स में 2 सब ब्रांचेज होती हैं। एक का नाम होता है काइनेमेटिक्स और एक का नाम होता है डायनामिक्स। ये सब मैंने आपको मोशन के पहले लेक्चर में पढ़ा रखा है, पर मैं वापस बता रहा हूँ। ठीक है, एक होती है काइनेमेटिक्स और एक होती है डायनामिक्स। तो अब इनमें फ़र्क क्या होता है। काइनेमेटिक्स के अंदर हम करते हैं स्टडी ऑफ मोशन। काइनेमेटिक्स के अंदर क्या करते हैं, काइनेमेटिक्स में करते हैं स्टडी ऑफ मोशन, लेकिन कैसे, विदाउट नोइंग इट्स कॉज।
काइनेमेटिक्स में हम मोशन की स्टडी करते हैं लेकिन उसके कोज पे ध्यान नहीं देते। जैसे अभी आपने मोशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपने मोशन की स्टडी करी है, लेकिन आपने कभी ये सोचा कि मोशन हो क्यों रहा है, उसके पीछे का क्या कारण है, उसके बारे में नहीं पढ़ा, है ना। आपने सिर्फ और सिर्फ मोशन को ध्यान रखते हुए सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ा। तो उस चीज़ की हम स्टडी करते हैं काइनेमेटिक्स में। डायनामिक्स में क्या होता है, हम करते हैं स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन, यानी कि मोशन के पीछे का क्या कारण है उसके बारे में हम डायनामिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, हिंदी में भी लिख लो इसको, मोशन के पीछे का कारण। मोशन के पीछे का कारण यानी कि मोशन हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे डायनामिक्स में। एंड जो हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर है वो भी आपका बेसिकली डायनामिक्स का ही पार्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब इस फाइनली इस चैप्टर को। तो हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं थोड़ा। ठीक है, तो इन द बिगनिंग यानी कि शुरू में क्या लगता था, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी। ठीक है, ये इंग्लिश है, ये आप बेसिकली जब आप लेक्चर रिवाइज करोगे तो आप पढ़ सकते हो इसको, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पर। ठीक है, रेदर देन कि मैं यहाँ पर आपको स्लाइड एकदम रीड करके उसकी हिंदी कन्वर्ट करता रहूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि बेसिकली कहना क्या चाह रहा हूँ मैं। तो शुरुआत में क्या था ना कि साइंटिस्ट के बीच में, जो भी साइंटिस्ट या फिर फिलोसफर थे, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी कि मोशन हो तो रहा है लेकिन क्यों हो रहा है। ठीक है, इनिशियली अपन किसी भी चीज़ को देखते हैं तो मैंने देखा कि भैया मोशन तो हो रहा है, ठीक है, यानी कि बॉल चल तो रही है, गाड़ी चल तो रही है, लेकिन क्यों चल रही है, रीज़न क्या है उसके पीछे का। ठीक है, तो उनको ये नहीं पता था कि ये आदमी भाग रहा है तो क्यों भाग रहा है, उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आया क्यों। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है क्यों। ठीक है, तो वो निकल गई इस क्यों की स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझ सकते हो आप। ठीक है, कि उनके दिमाग में क्या था कि जब एक बॉल रेस्ट पर होती है, ठीक है, आप इमेजिन करो कि एक बॉल है वो रेस्ट पर है, आपने उसको थोड़ा धक्का मारा, एक फुटबॉल है वो रेस्ट पर थी, आपने उसको अपने लात से पैर से किक कर दिया। ठीक है, तो वो बॉल ऐसा नहीं है ना कि वो हमेशा हमेशा के लिए मोशन में रहती है, वो एक टाइम के बाद में रेस्ट पर आ जाती है, यानी कि वो कुछ डिस्टेंस चलेगी और उसके बाद में रुक जाएगी अपने आप, है ना। कोई भी चीज़ हमेशा हमेशा के लिए मोशन में थोड़ी ना रहती है, अनलेस हम उस पर कोई फोर्स ना अप्लाई करें। फोर्स क्या होता है वो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो इनिशियली साइंटिस्ट क्या सोचते थे कि जो रेस्ट है वो हर एक बॉडी की नेचुरल स्टेट है, यानी कि हर एक बॉडी इनिशियली रेस्ट में रहना चाहती है। ठीक है, साइंटिस्ट का ये मानना था कि इनिशियली हर एक बॉडी रेस्ट में रहना चाहती है। ये साइंटिस्ट का इनिशियल मानना था कि रेस्ट इज़ द नेचुरल स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन इस कंसेप्ट को एक हमारे काफ़ी बढ़िया साइंटिस्ट है, उनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भी रहा है, जिनका नाम था गैलीलियो गैलीली। ठीक है, इन्होंने उस कंसेप्ट को टोटली रिजेक्ट कर दिया था। वो कहते थे भैया ऐसा कुछ नहीं है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, वो रेस्ट पर आ रही है, ऐसा नहीं है कि हर बॉडी रेस्ट में रहना चाहती है। ठीक है, तो अब चले आगे चलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्स की। तो अपनी डेली लाइफ में हम कुछ ना कुछ मस्कुलर एफर्ट या मतलब कि किसी ना किसी फॉर्म में एक्सपीरियंस करती हैं, फिर ऑब्जर्व करती हैं, है ना। कि अपने किसी को धक्का मारा, किसी को खींचा। बेसिकली क्या है ना, दो वर्ड है, पुश और पुल। पूरा फोर्स पुश और पुल के ऊपर डिपेंड करेगा आपका। ठीक है, कि आप किसी को पुश कर रहे हो या आप किसी को पुल कर रहे हो। ठीक है, किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए या फिर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए आप किसी ना किसी चीज़ के ऊपर पुश और पुल अप्लाई तो करते ही रहते हो, है ना, अपनी डे टू डे लाइफ में। ठीक है, हाँ, तो इसी चीज़ को हम बेसिकली फोर्स कहते हैं। ठीक है, क्या है, एग्जांपल के लिए आप किसी स्टेशनरी डेस्क को या फिर कोई भी बॉक्स वगैरह पड़ा है, उसको फ्लोर के अक्रॉस मूव कराने के लिए आप उसके ऊपर क्या अप्लाई कर रहे हो, आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, है ना। फोर्स क्या है, धीरे धीरे हम उसकी डेफिनेशन पर भी आएंगे। ठीक है, अब ये देखो, ये डेफिनेशन ही लिखी हुई है फोर्स की। द पुल और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज फोर्स, कि जो आप ये पुश या फिर पुल किसी ऑब्जेक्ट पर करते हो, इसी को ही फोर्स बोला जाता है। ठीक है, और एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोर्स कैन नॉट बी सीन बट द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन और फेल्ट, यानी कि फोर्स को देखा नहीं जा सकता लेकिन उसके इफ़ेक्ट को देखा या महसूस किया जा सकता है। कि आपने एक डेस्क को मूव कराया, आपने एक बॉक्स को धक्का मारा, उसको मूव कराया, तो आप उसके पीछे के फोर्स को नहीं देख सकते
लेकिन फोर्स का जो इफेक्ट हुआ वो बॉक्स मूव करने लगा, आप उसको देख सकते हो या फिर उसको महसूस कर सकते हो आप खुद कि आपने वो फोर्स लगाया, ठीक है। तो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स की बात करेंगे। इसको इफेक्ट करने के लिए हम कुछ एक्टिविटीज़ अपनी डे टू डे लाइफ में जो परफॉर्म करते हैं उसके थ्रू इनको याद करने की कोशिश करेंगे, एंड मैं श्योर हूँ कि आपको याद हो ही जाएगी, ठीक है। तो कंसीडर करो कि एक बॉल है वो सरफेस पर पड़ी हुई है, ठीक है, और जब तक आप उसे धक्का नहीं मारोगे या फिर आप उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे, आप उसे कुछ नहीं छेड़ रहे, तो वो रेस्ट पे पड़ी रहेगी। भैया बॉल को क्या मतलब है, अपने आप थोड़ी ना मूव करेगी कोई भी चीज़, है ना। लेकिन जैसे ही आपने उस बॉल को पुश कर दिया, तो वो मूव करना स्टार्ट कर देगी एक सर्टेन लाइन में किसी ना किसी स्पीड के साथ में, है ना। अब जैसे इस आदमी ने इस बॉल को पुश करा तो ये किसी ना किसी स्पीड के साथ में इस लाइन में मूव करना स्टार्ट कर देगी, है ना। तो इस एग्जांपल से हमें क्या समझ आते हैं कि जो ये पुश था, मैंने बॉल के ऊपर क्या लगाया, मैंने बॉल के ऊपर पुश लगाया, इसने क्या करा, बॉल की स्पीड को चेंज कर दिया, किससे, 0 से सर्टेन वैल्यू में। यानी कि बॉल की इनिशियल स्पीड क्या थी, UI क्या था, ठीक है, या फिर अच्छा इनिशियल स्पीड को तुम लोग सिर्फ U लिखते हो ना, तो इसको सिर्फ U लिख लो। तो U क्या था, 0, बॉल की इनिशियल स्पीड क्या थी, 0। आफ्टर आई अप्लाइड फोर्स, मेरे फोर्स लगाने के बाद में, आफ्टर आई अप्लाइड फोर्स, किसकी फॉर्म में मैंने फोर्स लगाया, पुश की फॉर्म में, ठीक है। V यानी कि वेलोसिटी क्या हो गई, एग्जांपल के लिए V0 हो गई, ठीक है, ये बस रिप्रेजेंटेशन है। V0 नीचे 0 लिखते हैं तो उसको नोट भी पढ़ा जाता है, तो एग्जांपल के लिए वेलोसिटी V0 हो गई 0 से, ठीक है। किसके कारण हुई, एज एन इफेक्ट ऑफ फोर्स। हम इस सब इफेक्ट्स को लास्ट में एक स्लाइड पर लिख भी लेंगे ताकि आपके नोट्स बनाने के लिए इजी हो जाए, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो बॉल है वो मोशन में आ गई एज एन इफेक्ट ऑफ फोर्स जो उसके ऊपर लगाया गया। तो ये हो गया हमारा पहला इफेक्ट, ठीक है। अब चलते हैं अपने दूसरे पे। पहला इफेक्ट क्या था कि रेस्ट से मोशन में आ गई कोई भी चीज़ फोर्स लगाने से, ठीक है। दूसरा इफेक्ट क्या है, कंसीडर करो एक बॉल नहीं, इधर बॉल है, कंसीडर करो कि एक बॉल है वो रोल कर रही है सरफेस के ऊपर, ठीक है। ये बॉल है, ये इस सरफेस के ऊपर रोल कर रही है, ठीक है, एक किसी भी सर्टेन स्पीड के साथ में। अब आपने अपना हाथ लगा लिया, इस भाई ने अपना हाथ लगा लिया बॉल के पाथ में, और इसके हाथ ने क्या किया ना, उस बॉल को स्टॉप कर दिया, ठीक है। इसने कुछ ना कुछ फोर्स लगाया और वो बॉल रुक गई। तो यहाँ से क्या समझ आता है कि स्पीड ऑफ द बॉल चेंजेस व्हेन वी अप्लाई अ पुश ऑन इट। तो दूसरा इफेक्ट क्या हो गया कि चेंज इन स्पीड, यानी कि आप स्पीड को चेंज कर सकते हो। जैसे पिछले में हमने 0 से कुछ ना कुछ स्पीड दी थी, इस बार कुछ ना कुछ स्पीड थी, उससे हम 0 पर गए, ठीक है। तो हम रेस्ट वाली चीज़ को मोशन में भी ला सकते हैं एंड मोशन वाली चीज़ को रेस्ट में भी लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। तीसरा इफेक्ट क्या है कि हाँ, एक बॉल रोल कर रही है, या फिर आप फुटबॉल खेलते होगे तो आपके पास में फुटबॉल आ रही है, ठीक है, आपने उसको किक किया, या फिर एक बॉल रोल कर रही है, आपने अपना बैट रख दिया, बस कि मारा नहीं, आपने अपना बैट रख दिया, वैसे ही आपने किक नहीं किया, आपने बस अपना पैर रख दिया। तो वो जो बॉल, मान लो कि एक बॉल है वो ऐसे ऐसे रोल करती हुई आ रही थी, ठीक है, इधर आपने अपना पैर रख दिया, ड्राइंग पर मत जाना, ठीक है। तो वो बॉल की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, है ना, कुछ चेंज हो गई होगी, मेरा कहने का मतलब है बॉल की डायरेक्शन वो ऐसे आ रही थी तो वो ऐसे जाने लग गई, है ना। तो ये भी फोर्स का ही इफेक्ट है। वो क्यों जाने लगी, क्योंकि अपने 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 पैर लगाया इधर, उसके कारण बॉल के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगा। कौन सा फोर्स लगा, कैसे लगा, आगे बात करेंगे हम, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ फोर्स लगा, उसके कारण उसकी मोशन की डायरेक्शन चेंज हो गई। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल चेंजेस, ये भी इफेक्ट है फोर्स का, ठीक है। अगला इफेक्ट क्या है, ये रहा, मैंने फ़ोटो भी मैं तभी लेकर आया था। आप इमेजिन करो कि एक स्प्रिंग है, ठीक है, जिसका वन एंड तो फिक्स्ड है वॉल में। एक स्प्रिंग है, इसका वन एंड फिक्स्ड है, ये वाला एंड क्या है, ये वाला एंड फिक्स्ड है वॉल में, ठीक है। और अब आपने उस स्प्रिंग को खींचा, इधर की तरफ आपने क्या किया, पुल किया, तो ये स्प्रिंग क्या हुई, ये इसकी नेचुरल लेंथ थी स्प्रिंग की, है ना, यानी कि ये स्प्रिंग की इनिशियल लेंथ थी, ठीक है। और आपने जैसे ही पुल लगाया तो उस पुल के इफेक्ट से इसकी लेंथ बढ़ गई, है ना, इसकी लेंथ इतनी बढ़ गई। तो अब जो ये वाली लेंथ है
इसको हम क्या बोल देंगे, इसकी स्ट्रेच, कि ये स्प्रिंग स्ट्रेच हो गई है। ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिला, साइज ऑफ द स्प्रिंग चेंजेस व्हेन पुल्ड, यानी कि साइज में भी चेंज हो सकता है एज ए इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, अगला इफेक्ट क्या है, एक रबर बॉल लो, आप एक स्माइली वाली बॉल आती है ना, उसको लो और उसको दबाओ। आपने उस अपने हाथ से उसके ऊपर फोर्स लगाया। ठीक है, हैंड, प्लेस योर हैंड, ये कुछ भी लिखा हुआ है, ऑन बॉल। ठीक है, हाँ, तो आपने अपने हाथ से उसको दबाया, तो हमें क्या देखने को मिला कि उस बॉल का शेप चेंज हो गया, शेप ऑफ द बॉल इज डिफॉर्म, है ना। तो ये भी एक इफेक्ट है फोर्स का कि आप किसी चीज़ की शेप बदल सकते हो। ठीक है, अगला है कि आप ड्रॉअर से ड्रॉअर पुल करते हो आप, है ना, दराज खोलते हो आप, है ना, तो वो भी एक आप उस पर फोर्स लगा रहे हो। तो वो जो दराज है वो कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया। अगर आप दराज को बंद करते हो, आप अंदर की तरफ फोर्स लगाते हो। ठीक है, अगर आप इसको बंद करोगे, आप इस तरफ में फोर्स लगाओगे, तो वो क्या हो जाएगा, पुश। अभी आपने इसको पुल करा है, ठीक है, आपने बाहर की तरफ फोर्स लगाया है, तो वो बाहर की तरफ आया। आप अंदर की तरफ फोर्स लगाओ, वो अंदर की तरफ जाएगा। आप किसी पर्सन को जिस डायरेक्शन में धक्का मारोगे वो उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो इस एग्जांपल से हमें क्या समझ आ रहा है कि ड्रॉअर मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द पुल। तो ये हो गए हमारे कुछ इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। अभी इनको कंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इफेक्ट हमने क्या पढ़ा था कि फोर्स को बेसिकली पुश और पुल कह सकते हो आप। ठीक है, तो पहला इफेक्ट हमने क्या पढ़ा था कि इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैं समराइज करके लिख रहा हूँ। ठीक है, अब स्टेट ऑफ मोशन के अंदर हमारे पहले दो एग्जांपल आ गए। क्या था, रेस्ट से मोशन, रेस्ट से मोशन में लेकर जा सकते हैं और मोशन से रेस्ट में लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज किया जा सकता है। दूसरा इफेक्ट क्या था, इट कैन चेंज दी, इट मैं किसके लिए यूज़ कर रहा हूँ, फोर्स के लिए। ठीक है, इट कैन चेंज दी डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो फोर्स मोशन की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो हमने देखा था कि एक बॉल आ रही है, आपने अपना पैर रख दिया तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, है ना। तीसरा क्या है, इट कैन चेंज दी शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये वो वाला एग्जांपल हो गया स्माइली बॉल वाला, है ना, आपने उसको दबाया और उसकी शेप में चेंज आ गया। ठीक है, अगला एग्जांपल, अगला इफेक्ट क्या है, इट कैन चेंज दी साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि आप किसी ऑब्जेक्ट के साइज को भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, हाँ, इट कैन चेंज दी साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हाँ, तो चार एग्जांपल बहुत है। ठीक है, मतलब चार इफेक्ट्स बहुत है और मेनली यही चार इफेक्ट हैं। ठीक है, अब उसके अलावा आप कहने को कुछ भी कह सकते हो, इन्हीं को आगे ब्रॉडली और भी बोलते जाओ कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ठीक है, तो वो सब मेनली इसी के ही पार्ट्स हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये थी इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। अब चलते हैं कंक्लूजन पे कि हमने जो भी ये सब करा तो इससे हमें क्या पता लगा कि कोई भी पुश और पुल किसी बॉडी पे एक्ट करता है तो वो उसकी स्पीड को चेंज कर देता है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है, या फिर उसके शेप और साइज़ को चेंज कर देता है। ठीक है, अब ये हमने पहले भी पढ़ लिया, इधर वापस लिखा हुआ है कि द पुल और पुश एक्टिंग ऑन द बॉडी इज़ नोन एज द फोर्स। इसी पुश या फिर पुल को हम क्या कहते हैं, इसी पुश या फिर पुल को हम कहते हैं फोर्स। ठीक है, फोर्स की डेफिनेशन ही ये पुश और पुल है। आगे चलते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ फोर्स अगर लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, या तो आप ऐसे लिख सकते हो, पुश और पुल एक्टिंग ऑन ए बॉडी। ठीक है, ये तो हो गई 1 मार्क्स वाली डेफिनेशन। अगर ब्रॉडली मतलब कि अगर 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो कैसे लिखोगे, फोर्स इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कोज करती है या फिर टेंड्स टू कोज ए मोशन इन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। तो ये बेसिकली इंग्लिश में वही लिखा हुआ है कि फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है
जो या तो किसी मोशन किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला देती है या फिर रेस्ट में ला देती है, यानी कि स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर देती है उसका, या फिर वो करने की कोशिश करती है। हो सकता है ना कर पाए, लेकिन कोशिश ज़रूर करती है, ठीक है। और उसके अलावा डायरेक्शन ऑफ मोशन बदलने की कोशिश करती है या फिर कर देती है, ठीक है। और चेंजेस और टेंड्स टू चेंज शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। शेप और साइज़ को भी चेंज करती है और स्पीड को भी चेंज करती है। ये पॉइंट यहाँ पर भी लिख लेते हैं हम, इधर लिखना रह गया, इसका शायद एग्जाम्पल भी नहीं लेके आया मैं। इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल है जब आप बैडमिंटन खेलते हो, ठीक है, जब आप बैडमिंटन खेलते हो तब शटल को कह दो, वो आपका जो ओपोनेंट है वो आपकी तरफ मारता है तो वो किसी और स्पीड से मारता है, ठीक है। आप उसको काउंटर करते हो, आप अपने रैकेट से उसको हिट करते हो, तो आप किसी और और मतलब आपने जब उसको फोर्स लगाया उसके ऊपर तो उसकी स्पीड बदल जाती है। तो ये बेसिकली उसकी स्पीड को भी चेंज कर रहा है, ठीक है। या फिर वो करने की मतलब कि कोशिश तो करता ही है फोर्स, ठीक है। तो फोर्स के बारे में इतना ही था। अब हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस। अगला लेक्चर भी ऐसा ही होगा, छोटा लेक्चर होगा। किसके ऊपर होगा, बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्सेस के ऊपर होगा बस, ठीक है। हम सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करेंगे, बैलेंस और अनबैलेंस के फोर्सेस के बारे में। अगला लेक्चर हो सकता है इस वाले से बड़ा हो, ठीक है। हालांकि वैसे देखो एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो कोई टॉपिक नहीं है बैलेंस और अनबैलेंस, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उनको एकदम अच्छे से समझ पाओ, एकदम डीप में, इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा लेक्चर बनाने की कोशिश करूँगा। होमवर्क में क्या है, पहला तो होमवर्क है आपका रिवाइज द लेक्चर, रिवाइज करना है लेक्चर को। दूसरा है मेक प्रॉपर नोट्स, आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तीसरा है ट्राई टू रिमेंबर दी पॉइंट्स, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है लेक्चर में उन सबको याद करने की कोशिश करनी है, ठीक है। और मेनली इतना ही होमवर्क है, बाकी बाद में आपको DPPs एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम वगैरह मैं PDF में अटैच कर दूंगा, तो आप लेक्चर के बाद में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से वो सब चीज़ एक्सेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उन सब का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। ओके, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा एंड आई होप आप इस सीरीज़ को थोड़ा सा प्यार देंगे। मैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन ट्राई कर रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा डीप में पढ़ा दूँ, ठीक है, ताकि आज से 2 साल बाद भी अगर किसी को लेक्चर देखना हो तो वो ये वाली सीरीज़ को फॉलो कर पाए, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की, ठीक है। एकदम डीप में पढ़ेंगे, एक अच्छे अच्छे एग्जाम्पल करेंगे, मेरा प्रॉमिस है। मैंने टारगेट बनाए है 300 से ज़्यादा ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। बाकी वो देखते हैं, जितना हो पाएगा एटलीस्ट उतना तो कराऊंगा ही, ठीक है। अब मैं तो करा दूंगा, उसके बाद में है कि आपको खुद को मेहनत करनी है, ठीक है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि एक वही चीज़ है जो हमें मोटिवेशन देती है। वीडियो को लाइक कर देना एंड जो भी आपका फीडबैक हो वो कमेंट में कर देना, ठीक है। आपको अच्छा लगा तो कमेंट कर देना, आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए, कुछ चेंज चाहिए तो कमेंट कर देना, ठीक है। अगर आपको बुरा लगा तो भी कमेंट ज़रूर कर देना कि सर मेरे को ये बात बुरी लगी, आप इसको बदलिए, ठीक है। हम उस पर भी रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।